वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1। हम लोगों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र का सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कैरी कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 1 यानी कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हमारा फर्स्ट नंबर पार्ट का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आज का हमारा फर्स्ट नंबर अध्याय है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेते हैं। यानी कि विभिन्नता और विभाजन का मतलब समझते हैं कि विभिन्नता और विभाजन मतलब क्या होता है। यानी कि विभिन्नता में यानी कि अलग अलग, और विभाजन यानी कि अलग कर देना। दोनों में डिफरेंट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बट डिफरेंट है। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेते हैं। कैसे, क्या कारण है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाते हैं। तो इसी को हमें आंसर के रूप में देना है। तो देखते हैं कि आंसर क्या दिया हुआ है। तो आंसर है हमारा कि व्यक्ति, समुदाय या जाति का चुनाव करना अपने बस की बात नहीं होती है। यानी कि व्यक्ति को, कोई भी मनुष्य को समुदाय या जाति का चुनाव करना अपने बस की बात नहीं है। वो पैदाइशी ही जाति या धर्म के बंधनों में जकड़े हुए पैदा होते हैं। यानी कि कोई किसी जाति में, या फिर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, या फिर कोई अन्य जाति है, तो ये व्यक्ति की अपने बस की बात नहीं है कि वो किस समुदाय या किस जाति से बिलोंग करता है। उसके बाद है कुछ व्यक्ति जन्म के कारण ही किसी समुदाय का स्वाभाविक सदस्य हो जाते हैं। यानी कि कुछ व्यक्ति, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो जन्म के कारण से ही उस समुदाय का स्वाभाविक सदस्य हो जाते हैं। यानी कि उनका जन्म से ही उस समुदाय से कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है। तो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन लेता है। यानी कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी इच्छा से भी धर्म परिवर्तन लेते हैं। यानी कि भारत एक, आप लोगों को पता होगा कि जो भारत है, हमारा भारत देश, वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर हक है जीने का, रहने का। सभी धर्मों को अलग अलग रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। तो सभी प्रकार के सभी धर्म के लोग यहाँ पे रह सकते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी धर्म के लोग कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। इसमें भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप हिंदू हो तो मुस्लिम नहीं बन सकते, मुस्लिम हो तो हिंदू नहीं बन सकते। यहाँ पे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है हमारे भारत देश में। एक ही परिवार का कोई सदस्य, यानी कि एक ही परिवार का कोई सदस्य शैव, शाक्य, वैष्णव धर्म में विश्वास करता है, अतः सामाजिक विभाजन का आधार निश्चित है। यानी कि एक ही परिवार, यानी कि एक ही परिवार का सदस्य कोई शैव मानता है, कोई शाक्य मानता है, तो कोई भी वैष्णव धर्म से बिलोंग करता है, उस पर विश्वास रखता है, अतः सामाजिक विभाजन का आधार निश्चित है। उसके बाद है हमारा कि उनका सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन का आधार नहीं होता। तो कभी कभी विभिन्न समुदाय के आचार विचार भिन्न होते हैं। यानी कि जो हमारा सामाजिक विभाजन का आधार नहीं होता, बट कभी कभी विभिन्न समुदाय के आचार विचार भिन्न होते हैं। यानी कि अलग अलग समुदायों का जो आचार, उनकी सोच, उनकी भावना है वो अलग अलग होती है। सभी जाति, सभी धर्मों की जो भावना है, सोच है, फीलिंग्स है, वो सभी अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनके हित समान होते हैं। उन उदाहरण के तौर पर मुंबई में मराठों की हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थी, गंभीर थे, लेकिन उनका चित्र एक समान था। वे सभी एक ही क्षेत्र, यानी कि हमारा क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कोई भी किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, बट उसका शरीर की बनावट, उसकी क्वालिटी जो होती है मनुष्य की, उसका शरीर का बनावट, उसकी जो चित्र है वो एक ही समान होते हैं। यानी कि जाति अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर कोई धर्म होने से, सभी इंसान तो इंसान ही होते हैं ना। तो यहाँ पे यही बात कहने की चेष्टा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत से संबंधित ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी भारतीय समाज के विभिन्न समुदाय के संबंध हो सकते हैं। सभी भारतीय छात्र कुछ ऑस्ट्रेलियाई उग्रवादियों के शिकार हुए दहाड़ सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभिन्नता की रूप ली थी। उसके बाद है, यानी कि हमारा ये टॉपिक है कि कोई भी इंसान भारत से संबंधित ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विद्यार्थी भारतीय समाज के विभिन्न समुदाय से संबंध हो सकते हैं। यानी कि
भारत का कोई बच्चा या फिर भारत के कोई भी स्टूडेंट या फिर भारत के कोई भी मनुष्य ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो भारतीय विद्यार्थी समाज के विभिन्न समुदायों से संबंध हो सकते हैं। यानी कि ये तो जरूरी नहीं है कि भारत का इस धर्म का फिर इस जाति का लोग भी ऑस्ट्रेलिया में जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी जाति का, भारतीय किसी भी जाति का हो सकता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में विद्यार्थी के रूप में जाना जाता है। सभी भारतीय छात्र कुछ ऑस्ट्रेलियाई उग्रवादियों के शिकार हुए। दहाड़ सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। यानी कि कुछ भारतीय छात्र जो थे वो ऑस्ट्रेलियाई उग्रवादियों यानी कि जो वहां के आतंकवादियों हैं उनके शिकार और दहाड़ से ग्रसित हुए थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। यानी कि जो सामाजिक अंतर है, समाज में जो डिफरेंट है, अलग अलग तरीके हैं, अंतर है, तो ये जब सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है, यानी कि जो हमारे समाज में डिफरेंट है, डिफरेंट के तरीके हैं, तो वो किस स्थिति में सामाजिक विभाजन यानी कि समाज में अलगाव का रूप ले लेता है। तो इसका आंसर है कि सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं से बड़े हो जाते हैं। यानी कि सामाजिक विभाजन संभव तब होता है जब सामाजिक अंतर एक दूसरे के अनेक विभिन्नताओं से बड़े हो जाते हैं। सवर्ण एवं दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दलित जो छोटे जाति के होते हैं, मजदूर टाइप्स के लोग, दलितों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, आई मीन पढ़े भी होंगे। तो श्रवण और दलितों में जो अंतर होता है एक सामाजिक विभाजन का है, बड़ा और छोटा। हमारे भारतीय समाज में ये जाति प्रथा जो है पुरानी वेदों से चला आ रहा है, जो जाति प्रथा यानी कि कोई बड़ा जाति का है, कोई छोटा जाति का है, तो बड़े जाति के लोग छोटे जाति के लोगों को तुच्छ रूप से देखते हैं, तो ये गलत बात है। ये सामाजिक विभाजन की ओर एक संदेश देता है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर, जो दलित लोग हैं वो संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेगढ़ हैं। यानी कि जो दलित लोग होते हैं वो गरीब रहते हैं हमारे देश में, गरीब, वंचित एवं बेगढ़ है, यानी कि उनके घर नहीं है उनके रहने के लिए, वो गरीब हैं, वंचित है, शिक्षा से वंचित है, ये हमारे समाज के डिजिटलाइजेशन से वंचित है, इन सब चीजों से वो वंचित है, उन्हें नहीं मिल पाता है और भेदभाव के शिकार है। यानी कि उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, उनके साथ बहुत ही मतलब गंदा भेदभाव किया जाता है कि ये तुच्छ हैं, उन्हें तुच्छ रूप से देखा जाता है, वो अच्छे नहीं हैं, वो गरीब हैं, ऐसे कुछ फीलिंग्स लोगों के मन में है अभी भी, जो भेदभाव करते हैं उन लोगों के साथ में। जबकि स्वर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त है। यानी कि जो स्वर्ण जाति के लोग हैं यानी कि उच्च जाति के, वो आमतौर पर संपन्न है, उनके पास सारी चीजों की सुविधा है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके पास पैसा है, उनके साथ कोई रंग भेद नहीं करता है। उसके बाद अतः दलितों को महसूस होने लगता है कि वो औरों से भिन्न है। यानी कि जो हमारे देश में दलित वर्ग के लोग हैं उन्हें ऐसा फील होता है, किसी के साथ में अगर मिसबिहेव होगा तो उसे फील होगा ही कि मेरे साथ गलत बिहेव हो रहा है, मेरे साथ अच्छा आचरण लोग नहीं व्यवहार कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि मेरे साथ भिन्न भिन्न लोग व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें बुरा लगता है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी आयरलैंड के नीदरलैंड, जो उत्तरी आयरलैंड है उसके नीदरलैंड में दोनों ईसाई बहुल देश है। यहाँ के लोग प्रोटेस्ट और को 2-3 लाख खेमों में बटे हुए हैं। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिकों के बीच समानता की एकता दिखाई देती है, जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट दोनों अमीर और गरीब हैं। यानी कि जो नीदरलैंड में है वहां पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों अमीर और गरीब हैं, यानी कि दोनों में कुछ लोग गरीब हैं तो कुछ लोग अमीर हैं। उसके बाद अतः उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक एवं पुरुषों के बीच सीधे रूप में मारकाट चलती है। यानी कि वहां पे मारकाट की भावना जो है, झगड़ा लड़ाई ये सब आदि रूप में चलता है, जबकि नीदरलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां धर्म एवं वर्ग के बीच कोई मेल नहीं है। यानी कि वहां पे जो नीदरलैंड है वहां पे धर्म एवं वर्ग के बीच कोई मेल नहीं है, यानी कि कुछ लोग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग अलग। तो जो उच्च वर्ग के हैं वो उच्च वर्ग का लोगों का सपोर्ट करते हैं और जो नीच वर्ग के हैं वो नीचे वर्ग के लोगों का सपोर्ट करते हैं। इसीलिए धर्म और वर्ग का नीदरलैंड में कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन की राजनीतिक के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र में व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन की राजनीतिक के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र में व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है कि कोई भी देश चाहे छोटा हो या बड़ा, यानी कि कोई भी देश हो, कोई भी कस्बा हो, कोई भी गांव हो, छोटा हो या बड़ा,
सामाजिक विभाजन और विभिन्नता का प्रभाव उनकी राजनीति पर अवश्य ही पड़ता है। यानी कि कोई भी देश जो है वो कितना भी छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा हो, उसका जो सामाजिक विभाजन यानी कि जो समाज में बंटवारा, अलगाव, जो ये अलगाव की स्थिति है ना, विभाजन, वो विभाजन विभिन्नता पर उसकी राजनीति पर अवश्य ही पड़ता है। यानी कि उस देश का जो राजनीतिक डेमोक्रेसी की जो स्टेज है ना, उस पे इसका प्रभाव, इसका प्रकोप अवश्य ही पड़ता है। यह नीति आसानी से निर्धारित नहीं होती है। परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अतः अंत में सभी को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक पार्टियां भी जाति आधारित निर्णय लेने लगती है। यानी कि जब ऐसा सिचुएशंस आ जाता है, उस टाइम राजनीतिक जो पार्टी है, यानी कि जो हमारे नेता लोग हैं, वो भी जाति आधारित निर्णय लेने लगते हैं। उनको भी ऐसी स्थिति में ऐसा सिचुएशन आ जाता है, सामने खड़ा हो जाता है ऐसा सिचुएशन कि उन लोगों को भी जाति के आधार पर निर्णय लेना पड़ता है। भारत में 1967 तक तो वर्णों की राजनीतिक में वर्चस्व रहा। 70 से 90 दशक के बीच स्वर और मध्य पिछड़ी जातियों का वर्चस्व रहा और 90 के दशक में उपरांत पिछड़ी जाति का वर्चस्व रहा तथा नीतियों को प्रभावित करती रही लोकतांत्रिक व राजनीतिक दलों के लिए एक सामाजिक विभाजन की बात करना और अलग अलग समूहों से अलग अलग वादे करना स्वाभाविक। कई पार्टियों अपने समुदाय पर ध्यान देती है तथा उसी के अनुसार अपनी नीतियां निर्धारित करती है। उसके बाद है यहाँ पे 4 नंबर, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र के सफल सामाजिक न्याय के संदर्भ में का वर्णन करें। यानी कि बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारा कि 70 के दशक यानी कि जो 70 का समय काल था, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र के सफल सामाजिक न्याय के संदर्भ में वर्णन करें। पूरा डिफिनेशन इसे डीप करके देना है। 70 के दशक के आधुनिक दशक के बीच जो लोकतंत्र का एक सफल संदर्भ रहा न्याय का, जो तो उसी के बारे में डीप करके यहाँ पे डिफिनेशन को समझाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 के दशक से पूर्व भारत की राजनीतिक सुविधा पड़ती रही हित समूह के बीच, अर्थात 1967 तक राजनीतिक में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। यानी कि 1970 में जो जाति वर्ण का वर्चस्व रहा वो स्वर्ण जातियों के लोगों का रहा। 70 से 90 के दशक तक बिहार और मध्य पिछड़ी जातियों में सतत आजा के लिए संघर्ष चला। उसके बाद 90 के दशक के उपरांत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं विकसित हुई। यानी कि जो 70 के दशक था, 70 का दशक में ना जो स्वर्ण जाति के लोग थे, उच्च जाति के लोग, उनका वर्चस्व चला। यानी कि उन्हीं का बोलबाला चला, वो जो कहते थे होता था, वो जो चाहते थे होता था पहले के जमाने में। उसके बाद जो 90 का दशक था, 90 के दशक में मध्य पिछड़ी जातियों का सतत संघर्ष चला, यानी कि लड़ाई, वो अपने लिए लड़ रहे थे। उसके बाद 90 का जो दशक हुआ, 90 का दशक में पिछड़ी जातियों का वर्चस्व अधिक मात्रा में रहा। जो दलित लोग होते हैं उनका वर्चस्व की अवधारणाएं बढ़ गई। उसके बाद है राजनीतिक गलियारों में उपस्थिति दर्ज करती रही और नीतियों को प्रभावित करते रहे। आधुनिक दशक के वर्ष में राजनीतिक का पलड़ा दलितों और महादलितों के पक्ष में झुकता रहा। यानी कि जो राजनीतिक का गलियारा में उपस्थित दर्ज करती रही और नीतियों को प्रभावित करती रही, यानी कि उसे प्रभावित करती रही। आधुनिक दशक के वर्ष में राजनीति का जो पलड़ा है, जो राजनीतिक हमारा है डेमोक्रेसी, उसका जो पलड़ा है वो दलितों और महादलितों के पक्ष में झुकता रहा। यानी कि समझ रहे हैं आप लोग पलड़ा का बात यहाँ पे क्यों किया गया है, कि उसके प्रति जो झुकाव है वो बढ़ता गया दलितों के प्रति। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक परिणाम किन किन बातों पर निर्भर करती है। यानी कि जो सामाजिक विभाजन होता है, समाज में विभाजन होता है, उसका राजनीतिक परिणाम जो है, उसका रिजल्ट, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट जो है किन बातों पर डिपेंड करता है, किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है कि सामाजिक विभाजन की राजनीतिक का परिणाम मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करता है। यानी कि जो सामाजिक विभाजन है उसका परिणाम मुख्य रूप से 3 बातों पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि वो 3 बात क्या क्या है। स्थानीय चेतना के विद्यमान होती है। जब कोई एक कितना बाकी चेतना ऊपर हावी होने लगते हैं तो जो समाज में असंतुलन पैदा होने लगता है। तो फर्स्ट नंबर है उसका जो मुख्यतः कारण है, मुख्यतः रीजन है जो उसका निर्भर करता है जिसपे। तो फर्स्ट है कि लोग अपनी स्वास्थ्य चेतना कुशवाहा अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि हर मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय चेतना भी होती है। उसके बाद है जाति। उदाहरण के तौर पर जब
बंगालियों का तमिलनाडु, तमिलों का महाराष्ट्र, मराठियों का, योग का अर्थ असम, असमियों का, और गुजरात, गुजरातियों की भावना खत्म नहीं होगी तब तक कोई समस्या नहीं होती। जैसे भारत में विविधताओं के देश के लिए फिर भी सभी नागरिक सर्वप्रथम अपने भारतीय मानते हैं, जिसके कारण हमारा देश अखंडता तथा एकता का प्रतीक है। यानी कि जो हमारा टॉपिक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे में बंगाल जो राज्य है वो बंगालियों के लिए बना है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप कोई भी इंसान कहीं भी किसी भी राज्य में जाके रह सकता है, कोई किसी में प्रतिबंध नहीं है। तो ऐसा मानना है लोगों का कि बंगाल बंगालियों के लिए है, बिहार बिहारियों के लिए है, तमिलनाडु तमिल लोगों के लिए है, एंड गुजरात गुजरातियों के लिए। फिर भी अगर देश की बात आता है, यानी कि हमारा पूरा कंट्री का बात आता है ना, तो उस समय सभी लोग एक हो जाते हैं। यही तो है हमारे देश में एकता और अखंडता का प्रतीक। सर्वप्रथम अपने भारतीय धर्म को मानते हैं, ये नहीं मानते कि हम किस धर्म से, किस जाति से बिलोंग करते हैं, फिर किस राज्य से बिलोंग करते हैं। भारत देश का नाम सुनते ही वो अपने सर्वप्रथम अपने भारतीय धर्म को मानते हैं, जिसके कारण हमारे देश में, हमारा इंडिया में अखंडता एवं एकता का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद है दूसरा नंबर, तो यह बात किसी राजनीतिक दल, लोक दल या फिर किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की बातों को कितना महत्व दे रहे हैं। जैसे संविधान के दायरे में आने वाली दूसरी समुदाय को ना नुकसान पहुंचाने वाली मांगों को मांग लेना आसान होता है। उदाहरण के लिए भारत में 70 के दशक में पूर्व राजनीतिक स्वरूप तथा आज के राजनीतिक परिदृश्यों में सामंजस्य बेकार है। इसके विपरीत यूगोस्लाविया में विभिन्नता के समुदाय में नेताओं ने अपनी जाति समूह की तरफ से ऐसी मांग रखी थी जिन्होंने एक देश की सीमा के अंदर पूरा असंभव का अंत यूगोस्लाविया टूट गया। उसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। अगर सरकार ने भारत में पिछड़ी दलितों के प्रति न्याय की मांग सरकार ने शुरू से खारिज करनी थी, तो आज भारतीय बिखराव के कगार पर होता। लेकिन सरकार इनके सामाजिक न्याय के मांग को उचित मानते हुए दलितों एवं पिछड़े समाज के मुख्य धारा को जोड़ने में ईमानदारी से प्रयास किया। यानी कि जो है हमारा भारत देश के जो नेता है, इन्होंने जो छोटे जाति और नीची जाति के लोग हैं उन पे न्याय किया है, उनके साथ न्याय किया है, तभी तो बिखराव भारत में नहीं है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो भारत में बिखराव अवश्य ही होता। जोड़ने ईमानदारी से प्रयास किया है। अतः अंतर छोटे छोटे संघर्षों के बावजूद भारतीय समाज में एकता स्थापित है। यानी कि जो छोटा छोटा संघर्ष, यानी कि एक इंसान के कुछ करने से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे छोटे छोटे संघर्ष करने के बावजूद ही भारतीय समाज में एकता का महत्व अभी भी बरकरार है, स्थापित है। उसके बाद है 6 नंबर, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। यानी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर लागू नहीं किया जाता, अलाउ नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिदेयता के कारण सामाजिक विभाजन पे राजनीतिक पर भी पड़ती है। नंबर है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। उसके बाद ग है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी कि जो लोकतंत्र है उसमें सामाजिक विभाजन जो होता है उसको हल करने का, सॉल्यूशन उसका ढूंढने में अच्छा तरीका है। उसके बाद घ है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज की विखंडता की ओर ले जाता है। तो अगर 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते तो घ होगा। यानी कि जो लोकतंत्र है हमारा सामाजिक विभाजन की ओर, आधार पर समाज की विखंडता की ओर ले जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे नीचे कथन दिया हुआ है, उस पर विचार करना है, आपको सोचना है कि ये क्या है कथन, कौन सा कथन राइट हो सकता है, कौन सा रॉन्ग हो सकता है, किस कथन को हम लोग रॉन्ग वे में ले सकते हैं, किस कथन को राइट वे में ले सकते हैं। आप लोग इमेजिन कीजिए, आप लोग इसमें इमेजिन कीजिए कि कौन सा कथन इसमें से सही होना चाहिए। तो कथन नंबर ए है, यानी कि क है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। और ख है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। और ग है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि इन तीनों में से कौन सा कथन आप लोगों को राइट लग रहा है। तो आप आई होप आप लोग इमेजिन कर चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर की बात करते तो क और ख दोनों, क और
ख दोनों, यानी कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, यानी कि जहां हमारे समाज में ऊंच नीच की भावना या फिर जो भी समाज में अंतर है, डिफरेंटेड है, तो सामाजिक डिफरेंट एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां सामाजिक विभाजन होता है, यानी कि वहां पे सामाजिक विभाजन अवश्य ही होगा। और ख नंबर है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। बिल्कुल राइट, यह तो संभव है ना कि एक व्यक्ति की कई सारी पहचान हो सकती है, एक व्यक्ति की एक पहचान नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क और ख दोनों होगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यानी कि आप लोग को इसका राइट आंसर देना है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे, यानी कि जो रंग भेद किया जाता था उसका विरोध नहीं करते थे, ये नहीं बोलते थे कि हाँ ये रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रंग भेद करना क्या है, सभी इंसान का जो कलर होता है उसके लिए अच्छा होता है, ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो कौन ऐसे व्यक्ति थे, तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी क है किंग मार्टिन लूथर, ख है महात्मा गांधी, ग है ओलंपिक और घ है जेड, धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलर्ड गुडी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर इसका राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड गुडी, यानी कि जो जेड गुडी थे ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्नलिखित का मिलान करें, यानी कि निम्नलिखित का मिलान करना है। तो इस आप लोग इमेजिन कीजिए कि इसका मिलान किससे किसका करना होगा। हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान है हमारा धर्मनिरपेक्ष है, आई होप आप लोग को पता है कि हमारा इंडिया हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। इंग्लैंड, जो इंग्लैंड है प्रोटेस्टेंट वहां के धर्म है। पाकिस्तान इस्लाम, जो पाकिस्तान है वो इस्लाम धर्म से बिलोंग करता है। तो ये हो गया 9 नंबर का आंसर। उसके बाद 10 नंबर है, भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन है हमारा कि भावी समाज के लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य पर एक टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर देना है, यानी कि एकदम लॉन्ग वेब में इसे आंसर इसका नहीं देना है, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी देना है। तो इसका आंसर है, आज के समाज में लोकतंत्र में की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जो आज का हमारा समाज है उसमें लोकतंत्र की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज के समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजन पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल राइट है कि आज का जो हमारा समाज है इसमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक विभाजन पाए जाते हैं। उसके बाद अखंडता को बरकरार रखे आज समाज में जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय का आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है। यानी कि अखंडता, एकता और अखंडता जो हमारे देश में है इसको बरकरार रखते हुए भी, लोग इसे बरकरार रखते हुए भी आज के समाज में जाति, लिंग, संप्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है। यानी कि कौन व्यक्ति किस जाति से बिलोंग करता है, कोई उच्च जाति का है, कोई निम्न मध्यवर्गीय जाति का है, इसके आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है, डिफरेंशिएट किए जाते हैं। लिंग के आधार पर कौन महिला है कौन पुरुष है, ऐसे आधार पे भेदभाव किया जाता है। और संप्रदाय के आधार पे उसके साथ में भेदभाव किया जाता है, अखंडता को बरकरार रखते हुए भी। धार्मिक पूर्वक रोहन, परंपरागत धार्मिक और अवधारणा एवं कर्म धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। यानी कि धार्मिक पूर्वक रोहन, परंपरागत यानी कि एक परंपरा होती है ना, कल्चर, परंपरागत, धार्मिक और धारणा एवं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ऐसा लोगों का मानना है। लोकतंत्र का उद्देश्य होना चाहिए इन सब सामाजिक विभाजन तथा विभिन्न प्रकार के असमानता में सामंजस्य बैठाते हुए देश की मान्यता के कारण हम हमेशा अपने आसपास संप्रदाय का भी अभिव्यक्ति को महसूस करते हैं। जाति प्रथा के कारण अधिकांश शादी विवाह अपनी ही जाति में होना उत्तम माना जाता है। यानी कि जो जाति प्रथा है हमारे भारत देश में, जो जाति प्रथा की जो नियम है कि हाँ ये लड़का या फिर ये लड़की इस जाति का है तो इस जाति में विवाह होगा, उसका शादी इस जाति में होगा, इंटरकास्ट मैरिज होने पे वो गलत है, वो रॉन्ग है, ऐसा हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसा कुछ प्रथा है, अभी भी बरकरार है। यानी कि ये इस जाति का है तो इसी जाति में शादी करेगा तो ये बेहतर है, उसके लिए बेटर होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, जाति प्रथा कुछ भी नहीं होता है, ये सब लोगों का रॉन्ग सोच है, गलत सोच है। यानी कि शादी विवाह अपनी ही जाति में होना उत्तम माना जाता है हमारे समाज में। स्पष्ट धार्मिक प्रथाओं का न होने के बावजूद भी हमारे समाज में, यानी कि धार्मिक प्रथा न होने के बावजूद भी हमारे समाज में अभी भी
छुआछूत विद्यमान है। ये देखिए टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है कि आज के जमाने में लोग जिससे पूछो बोलते नहीं नहीं मैं तो ये सब कुछ भी नहीं मानता, जाति प्रथा नहीं मानता, बट छुआछूत विद्यमान है कि हाँ वो नीच जाति का तो उसका छुआ पानी हम नहीं पियेंगे, वो मेरे बेड पे नहीं बैठ सकता है। ऐसा कुछ भी मन में फीलिंग्स नहीं रखना चाहिए, ये सब रॉन्ग है। छुआछूत कुछ भी नहीं होता है, बट अभी भी हमारे समाज में विराजमान है छुआछूत की भावना। भारत में एक ही धर्म के कई विश्वास की परंपरा है, यानी कि जो हमारा भारत देश है उसमें एक ही धर्म की कई परंपरा है। यानी कि जैसे हिंदू धर्मी हो गए तो बंगाली लोग, जो बंगाली लोग होते हैं वो अलग टाइप से हिंदू धर्म का परंपरा को यूज करते हैं, बिहारी लोग अलग टाइप से, तमिल लोग अलग टाइप के हैं, सभी हिंदू ही, बट सबकी परंपरा अलग अलग है, सब कोई अलग अलग परंपरा में विश्वास रखते हैं। जैसे हिंदू धर्म में ही स्वयं वैष्णव को भी चयन अलग अलग धर्मों के लोगों के हित के लिए अलग अलग होते हैं। यानी कि एक हिंदू धर्म में ही अगर कोई वैष्णव धर्म को मानता है तो वो भी उसमें भी अलग अलग परंपरा है कि हाँ ये इस टाइप का वैष्णव धर्म मानता है, ये इस टाइप का वैष्णव धर्म मानता है, तो अलग अलग एक हिंदू धर्म में कई प्रकार के लोग परंपरा को विश्वास रखते हैं। जब किसी समुदाय विशेष की भावना उग्र होते हैं तो यह तनाव भी उग्र होने लगता है और हिंसा मुक्त विरोध शुरू हो जाता है। यानी कि ऐसा जब लोग फील करते हैं, ऐसा लोगों के मन में फीलिंग्स आती है तो उस समय विरोध शुरू हो जाता है। अतः भारत के संविधान में किसी धर्म विशेष को किसी राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकता है। यानी कि हमारे भारत में हर एक नागरिक को यह अधिकार है, उसके पास यह अधिकार है कि वो किसी भी अपने मन की स्वेच्छा से वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। किसी को हिंदू पसंद है वो हिंदू बन सकता है, किसी को इस्लाम पसंद है वो इस्लाम पसंद है, किसी को क्रिश्चियन धर्म पसंद है, किसी को जैन पसंद है। अगर आपको कोई भी धर्म पसंद है, आप किसी धर्म से बिलोंग करते हो और किसी धर्म में जाना चाहते हो, उसको स्वीकार करना चाहते हो, तो आप अपनी स्वेच्छा से कर सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। कानून आपको यह अधिकार मिला हुआ है हमारे भारत देश में। उसके बाद है मुक्त विरोध। उसके बाद संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर ही किसी प्रकार का भेदभाव और संविधान के आते इन सारी कठिनाइयों के बीच सामंजस्यता पूर्ण रिश्ते रखते हुए भारत की अखंडता, सोनूनेता तथा वृद्धि बनाए रखना है भावी समाज के प्रति हमारे लोकतंत्र की जिम्मेदारी का उद्देश्य है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, बताइए भारत में किस प्रकार की जातिगत असमानता जारी है। क्वेश्चन पूछ रहे कि बताइए हमारे भारत में किस प्रकार का जातिगत असमानता यानी कि सभी को समान हक नहीं मिलना, सभी के साथ में अलग अलग बिहेव करना, मिसबिहेव करना, किसी के साथ अच्छा बिहेव, किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं। तो बताइए कि हमारे भारत में किस प्रकार की जातिगत असमानता जारी है, यानी कि शुरू है, अभी भी उसकी जो परंपरा है वो भी चल रही है। इसका आंसर है दुनिया भर के समाज में सामाजिक असमानता एवं श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय भी विद्यमान है। श्रम विभाजन के बारे में आप लोगों ने हिंदी में पढ़ाई होगा, 10th क्लास की मैं बात कर रही हूँ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन की प्रथा आज भी हमारे समाज में, समुदाय में विद्यमान है, अभी भी चल रहा है श्रम विभाजन की प्रथा। जब कोई पैसा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है तो तू पैसे पर आधारित यह सामाजिक व्यवस्था ही जाति कहलाते हैं। यानी कि पैसा की व्यवस्था, उसके बाद इनकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होती है। इनके बेटे बेटियों की शादी विवाह भी आसपास के समुदाय के रूप में ही होता है तथा खान पान भी समान समुदाय में ही होता है। हमारे देश में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है जिसमें एक जाति के लोग, यानी कि हमारे देश में, आई होप आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के रूप में हमारे देश में जाति की प्रथा चलती रहती है, जिसके कारण एक जाति के लोग सामाजिक पायदान से सबसे ऊपर होते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, हिंदुओं के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र धक्का क्रम अनुसार व्यवस्था है। शुरू में केवल यह धर्म आधारित था तथा लेकिन आसपास में खान पान तथा शादी विवाह होता था, लेकिन धीरे धीरे अव्यवस्था कठिन एवं अस्थायी होने लगा। भारतीय समाज में ऑन करो और पिछड़ों में विभाजित हो चुका है। राजनीतिक सत्ता की बागडोर आज भी उच्च जातियों के हाथ में है। यानी कि हमारे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब की बोलबाला अभी भी है ऊंची जाति के लोगों का, बट शूद्र जाति होते, सबसे छोटे जाति के लोग होते हैं, तो उनकी बोलबाला कोई भी नहीं है। आज भी हमारे समाज में ऐसा विराजमान है।
पिछड़े जाति में विभाजन हो चुका है। राजनीतिक सत्ता की जो बागडोर है, यानी कि जो डेमोक्रेसी है, फिर शिक्षा है, ये सब का बागडोर आज भी उच्च जातियों के हाथ में है। निचले पद क्रम पर उपस्थित जातियों के साथ कुछ छुआछूत का व्यवहार करने लगाइए दलित जातियों छाता के पूर्ण रूप से वंचित हैं। लेकिन पिछली शताब्दी में उत्तरार्ध में ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेता और समाज सुधारकों की कोशिश वृद्धा मुक्त समाज बनाने की कोशिश की गई तथा इसमें कुछ हद तक सफलता मिली। और फिर जाति प्रथा पूर्ण रूप से, यानी कि जो जाति प्रथा उसे पूर्ण रूप से नहीं मानते, यानी कि कुछ लोग थे जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फुले, इन लोगों की वजह से, इन लोगों की हेल्प की वजह से कुछ हद तक तो जाति प्रथा खत्म हुई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। वरना पहले के जमाने में ना छोटे जाति के लोगों को तो खाने तक का अधिकार नहीं था। पूरे दिन मेहनत करो दूसरे के खेतों में और बदले में क्या, थोड़े से अनाज मिलते थे, बट वो भी गाली खा के, यानी कि लोग, बड़े लोग उन लोगों को गाली से बात करते थे, पिटाई भी करते थे, उनपे प्रहार भी करते थे, बट वो लोग सब कुछ सहते हुए भी बड़े लोगों के घर में काम करते थे और उनके मेहनत के मुताबिक उनको कुछ भी नहीं मिलता था। उनके मेहनत के मुताबिक उनको तो भोजन भी नहीं मिलता था। अधिक काम करते थे बट भोजन, पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था। उनके साथ बहुत मिसबिहेव होता था, नहीं हो सका। सफद से धनिक पर धावा के बावजूद शादियों में कुछ जाति समूह लबकर स्थिति में है तथा कुछ को दबाया जा रहा है। कुछ जातीय समुदाय अभी भी शिक्षा से वंचित है, आस्था व शिक्षा से वंचित है, यानी कि कुछ जाति अभी भी हैं जो शिक्षा से वंचित है, यानी उन्हें शिक्षा नहीं मिल रहा है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, 2 कारण बताइए कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनाव नतीजे तय हो सकते हैं। यानी कि 2 रीजन बताना है कि क्या, मतलब क्या रीजन है कि जाति के आधार पर ही हमारे भारत में चुनाव के नतीजे तय हो सकते हैं। इसका 2 रीजन बताना है। तो एक हो गया, जाति के आधार पर भारत में चुनाव के नतीजे तय नहीं हो सकते क्योंकि किसी को भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि उसमें एक ही जाति रहे या फिर एक जाति के मतदान की संख्या अधिक हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि उससे में मात्र एक ही जाति रहे, यानी कि कोई एक जात के सपोर्ट से वो निर्वाचन क्षेत्र या फिर वो मतदाता, यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, नेता, जो लीडर होता है वो जीत सके, उसकी सीट बरकरार आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, एक जाति की वोटिंग से वो कभी भी नहीं जीत सकता है। उसमें सभी समूह की वोट की जरूरत होती है, सभी समूह के मतदान की जरूरत होती है, परंतु दूसरे जाति के भी मतदान का निर्णायक है, भूमिका निभाते हैं। सत्ता हर पार्टी का एक ही था, एक से अधिक जाति के लोग का भरोसा हासिल करना चाहता था। दूसरा है, कोई पार्टी विशेष केवल एक ही जाति के वोट हासिल कर सत्ता में नहीं आ सकता, यानी कि कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी, जो कि एक जाति के वोट हासिल कर और सत्ता पे अपना सीट बरकरार रख सके, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। उसके बाद किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी या वोट बैंक कहते हैं। इसका मतलब यह है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उस पार्टी में वोट देंगे, यानी कि जिस जाति के लोग उस पार्टी में ज्यादा वोट देने वाले हैं ना, तो उस जाति को लोग बोलते हैं कि ये मेरा पार्टी वोट बैंक है, उसको वोट बैंक के नाम से बोलते हैं, यानी कि उस जाति के लोग उनको अधिक मात्रा में वोट देंगे। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीतिक का ब्यौरा दे तथा सबका एक एक उदाहरण भी दे, यानी कि विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीतिक का ब्यौरा देना है और सबका एक एक एग्जाम्पल भी देना है। धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक और अवधारणाएं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं है, संप्रदाय की भावना को जन्म देते हैं। हमारे राजनीतिक में संप्रदाय के विभिन्न स्वरूप हैं। बहुसंख्यक समुदाय होते हैं, उनकी यह कोशिश बहुसंख्यावाद में रूप में लेती है, जैसे श्रीलंका सहेलियों का बहुत संख्या यहाँ पे है। उसके बाद है, सांप्रदायिका की सोच के अनुसार प्राय लोग अपने धार्मिक समुदाय के महत्व राजनीतिक में बरकरार रखना चाहते हैं, जो कि लोगों के लिए सहेली एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों भी सहेलियों की प्राथमिक देना, तब बौद्ध धर्म के संरक्षण देना आदि है। दूसरा है, सांप्रदायिक के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसके लिए पवित्र प्रतीक को धर्म गुरुओं और भावनात्मक अपील इत्यादि का सहारा लिया जाता है। उसके बाद है, मतदान के वक्त अक्सर किसी खास धर्म के अनुयायियों के साथ किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने की अपील कराई जाती है।
उसके बाद है तीसरा, जब संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार होता है तब सांप्रदायिकता में भयावह रूप होता है। हमने इस विभाजन वक्त को झेला है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत की स्त्रियों के साथ भेदभाव या फिर कमजोर स्थिति में है। यानी कि विभिन्न पहलुओं का जिक्र करना है जिसमें भारत की स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है, वो कमजोर स्त्री के रूप में उसे दिखाया जाता है। तो इसका आंसर है कि लैंगिक विभेद के आधार पर सामाजिक निबंध सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों में पाए जाते हैं। लड़के और लड़कियों के पोषण के दौरान ही परिवार में ये भावना भर जाती है कि लड़कियों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने की है और बच्चों का पालन पोषण तक ही सीमित है। यानी कि हमारे समाज में लड़का और लड़की में लिंग भेदभाव, लैंगिक भेदभाव किया जाता है। यानी कि जो लड़की है उसे पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा जाता था, अब नहीं, बट पहले ऐसा होता था। अभी के तो माता पिता सभी शिक्षित है, सभी सोच रहे हैं कि लड़का लड़की में कुछ भी नहीं रखा है, लैंगिक विभाजन नहीं करना चाहिए, लैंगिक भेदभाव नहीं करना चाहिए। बट पहले ऐसा होता था, अक्सर होता था कि लड़की को खाना बनाना है, शादी करना है, बस गृहस्थी चलानी है, उसे पढ़ाई लिखाई करके होगा ही क्या, शादी करा दो, घर की गृहस्थी चलाएगी, जिम्मेदारी गृहस्थी की संभालेगी, पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा पहले के जमाने के लोग सोच रखते थे, उनका ऐसा थिंकिंग था। उसके बाद है उनका काम खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, बच्चों का पालन पोषण करना इत्यादि तक ही होता था। जो उनका कार्य होता था, उनका जीवन यहीं तक सीमित होता था कि शादी करो, बच्चे करो, कपड़ा सफाई करो, कपड़ा सिलाई करो, कढ़ाई करो, बच्चों का पालन पोषण करो इत्यादि तक उनका जीवन संपन्न, पूरा लाइफ इसी में बीत गया। कुछ लाइफ में नहीं है, बस बच्चे पालो, सिलाई करो, कढ़ाई करो, ऐसे ही लाइफ कट गया है। पहले की महिलाओं का ऐसा ही लाइफ कटता था। महिलाएं अपने घरेलू कार्य में अवतरित आमदनी के लिए कई कार्य करती थी, लेकिन इनका कोई महत्व नहीं दिया जाता था। यानी कि महिलाएं जो थी मतलब अपने हस्बैंड का सपोर्ट के लिए, कुछ इनकम के लिए घर में कार्य करती थी, यानी कि सिलाई करना, कढ़ाई करना या फिर कुछ और भी कार्य करती थी, पर इसका कोई महत्व नहीं। यानी कि औरत कर रही है, लेडीज कर रही है तो उसका कोई मायने नहीं है, जेंट्स जो भी करता है उसका महत्व दिया जाता था। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था कि औरतों के कार्य का कोई महत्व नहीं है। अधिकांश सार्वजनिक जीवन के चित्र पुरुषों के हाथ में ही राजनीतिक में उनकी भूमिका का निर्णायक है। उसके बाद सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1919 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। यस, इसके बारे में आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़े होंगे कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1919 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है, आरक्षण, वो प्राप्त हुआ। महिलाओं की साक्षरता की दर मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 74% है। स्कूली शिक्षा में लड़कियों और अव्वल होती है, यानी कि जो स्कूल की शिक्षा है उसमें लड़कियां अव्वल होती है, यानी कि लड़कियों की जो रैंकिंग होती है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन उनका उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या कम है, यानी कि अच्छी रैंकिंग होने के बावजूद भी लड़कियां पढ़ने में अच्छी होती है, इसके बावजूद भी उनकी जो उच्च शिक्षा है ना, आगे की पढ़ाई, वो पीछे ही रह जाती है गार्जियंस की वजह से, माता पिता की वजह से। इसी कारण से उचित तनख्वाह वाले और ऊंचे पद वाले नौकरी तक पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या कम है। और एक सर्वेक्षण के अनुसार एक लड़के ही क्या होते हैं, आज के भारत में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59 हो गई है। फिर भी इसके अनुसार एक औरत रोजाना यानी कि 7/2 घंटे काम करती है, जबकि पुरुष 6 घंटे, और औरतों का काम का महत्व नहीं होता। आज भी हमारे भारत के कुछ प्रतिशत 11% नीचे है। राजनीतिक में आने वाली महिलाएं भी वैसे ही परिवार से संबंध रखती हैं, जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक व आम परिवार की महिलाओं को राजनीतिक में आने की बहुत ही कम अवसर मिलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विधायकों और महिलाओं की स्थिति कैसी है? यानी कि विधायिका, यानी कि जो पुरुष होते हैं उन्हें विधायक कहते हैं और जो महिला होती है उन्हें विधायिका, उनमें महिलाओं की स्थिति जो है वो कैसी है? तो भारत की विधि में गांव में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। औरतों के प्रति समाज में घटिया नजरिए के कारण ही महिला आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी कि जो हमारा समाज है, सोच है, उसकी घटिया सोच की वजह से ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महिला आंदोलन शुरू किया गया था, जो कि गांव में ऐसे परंपरा कुछ अधिक मात्रा में है, जिससे उनकी मांग में सत्ता की भागीदारी प्रमुख थी। यद्यपि आज भारत की लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या
59 है, फिर भी इनकी प्रतिशत एक ऑर्डर के नीचे ही चल रहा है। पिछले लोकसभा के चुनाव में 40% महिला का पारिवारिक पृष्ठभूमि उम्पायर थी, लेकिन इसी बीच आपराधिक पृष्ठभूमि की संसाधनों को नकार दिया गया। भारत की महिला सांसदों में 30% सांसद स्नातक हैं। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत के धर्मनिरपेक्ष देश को बनाता है। हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना के लिए कई प्रावधान हैं, जैसे विश्वास जीवा किसी धर्म के अंगीकार कर सकता है, इस आधार पर उसे किसी अवसर से वंचित नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक धर्म और लंबी और अपने धर्म का पालन करने अथवा शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार कर सकता है। उसके बाद है संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने एवं संचालित भी कर सकता है। दूसरा है हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक घोषित किया जाता है हमारे समाज में। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन कि जब हम लैंगिक की विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। जब हमारे समाज में लोग लैंगिक विभाजन का बात करते हैं यानी कि उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो उनका अभिप्राय क्या होता है, उनका फीलिंग्स क्या होती है, क्या वो सोच करते हैं, क्या उनकी थिंकिंग होती है। यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। इसका आंसर है कि क नंबर स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। ख नंबर है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों के बीच में दी गई असमानता की भूमिका। ग नंबर है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। घ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं के मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज में स्त्री और पुरुषों के द्वारा दी गई असमान भूमिका। उसके बाद है क्वेश्चन 18 नंबर, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल और पंचायती। इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि जो महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो पंचायती राज व्यवस्था में उपलब्ध है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिक व राजनीतिक का अर्थ संबंधित विभिन्न स्थानों पर गौर करें, सांप्रदायिक राजनीतिक किस आधार पर आधारित है। इसका क नंबर है ऑप्शन की एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ के समान है। दूसरा विभिन्न धर्मों के लोग हैं, नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं विभिन्न धर्मों के लोग। ग है एक धर्म के अनुयायी दूसरे के समुदाय बनाते हैं। और घ है एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व, बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक धर्म से दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। उसके बाद है किसी धर्म समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। इसका आंसर हो जाएगा या एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो कथन नंबर ए है कि क है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। ख है यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, वर्ण पर आधारित व्यवस्था सिर्फ भारत में है। वर्ण व्यवस्था जो है सिर्फ भारत में ही उपलब्ध है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को मेल करें। फर्स्ट नंबर है अधिकारों के अवसर पर के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी वाले व्यक्ति नारीवादी। और दूसरा है धर्म समुदाय के मुख्य आधार पर मानने वाले व्यक्ति सांप्रदायिकवादी। तो ये था आज का। उसके बाद है जाति और समुदाय को मानने वाला जो मुख्य व्यक्ति उसको जातिवादी बोलते हैं। और 4 नंबर है कि व्यक्ति के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ चुके होंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हो तो हम लोग को सपोर्ट मिलता है, बस आप लोग को एक लाइक ही करना है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ के बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। तो यह था आज का हमारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।